जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी जो स्टोरी टेलिंग वाला हमारा जो पोर्शन है, एक पार्ट है जिसमें हम अपनी 11th और 12th की अभी स्पेशली लेकर चल रहे हैं। इसके बाद जो छोटी क्लासेस हैं उन्हीं सभी क्लासेस में हमारी जो भी रीडिंग या सप्लीमेंट्री हैं हिंदी और इंग्लिश में, उनकी पॉइंट्स को, उनकी स्टोरीज़ को एक शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट उसकी जो है समरी लेकर आपके बीच आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th जो फ्लेमिंगो हमारी बुक है, हमारी रीडर बुक है, जिसमें एक सेकंड हमारी स्टोरी है जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग। तो लोस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है जिसकी हम बात करते हैं, शुरुआत वहीं से करें कि देखिए जो स्टोरी का टाइटल है, स्टोरी का जो नाम है लोस्ट स्प्रिंग यानी खोया वसंत। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में हम बात करेंगे अनीश जंग के द्वारा। अनीश जंग जो कि इस स्टोरी की राइटर हैं, इस स्टोरी की ऑथर हैं, उनके द्वारा हम बात करेंगे कि कैसे किसी बच्चे के जीवन से वसंत यानी कि खुशियाँ खो जाती हैं। स्प्रिंग यानी कि खुशियाँ, यानी कि वसंत जो कि खुशियों का प्रतीक है। तो लोस्ट स्प्रिंग यानी कि खोया वसंत इस स्टोरी का टाइटल है, इस स्टोरी का नाम है। स्टोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा अनीश जंग को जान लेते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी देख लें। तो देखिए अनीश जंग की हम बात करें तो वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड देयर हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। तो देखिए जो अनीश जंग है वो हैदराबाद में जन्मी है और हैदराबाद की एक बड़ी फेमस जगह है राउरकेला, वहाँ इनका बचपन और उनकी जो किशोरावस्था है वो इन्होंने बिताई है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनकी जो पढ़ाई पूरी हुई यानी स्कूली स्तर की जो शिक्षा है वो हैदराबाद में ही पूरी हुई है, भारत में। और उसके बाद इनकी जो फर्दर एजुकेशन है वो यूएसए में पूरी हुई। हर पेरेंट्स वॉज बोथ राइटर्स। इनके जो माता पिता हैं दोनों ही राइटर्स थे। अनीश जंग बीइंग हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीश जंग ने भी एक लेखक के तौर पर अपना जो करियर है वो भारत में शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉमलिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। और इन्होंने एक कॉमलिस्ट के तौर पर, एक जो है राइटर के तौर पर, एडिटर के तौर पर भारत और अब्रॉड में कई न्यूज़पेपर्स में, फेमस जो है न्यूज़पेपर में काम किया है। एंड ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। द फॉलोइंग in an extract from her book are titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood। इनकी जो एक नीचे जो हमारे पास हिस्से दिए हैं, दो अंश दिए हैं, वो इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस किताब का एक अंश, एक जो भाग हमारे पास इस बुक में फ्लेमिंगो क्लास 12th में दिया है। Here she analyzes the breeding poverty and tradition which condemn their children to a life of exploitation। तो यहाँ अनीश जंग दिखाती हैं या इसमें बताने की कोशिश करती हैं कि कैसे गरीबी और दरिद्रता है किसी बच्चे के जीवन को, उसके बचपन को खा जाती है, निकल जाती है। इस स्टोरी में इन्होंने बात की है। अगर हम स्टोरीज़ की बात करें तो इस चैप्टर में उन्होंने दो स्टोरी लिखी हैं। एक स्टोरी जो पहली है जिसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज, और दूसरी स्टोरी जो है वो है आई वॉन्ट टू बी ड्राइव अ मोटर कार, जो सेकंड स्टोरी है, सेकंड पार्ट है स्टोरी का। इन दोनों ही कहानियों में दो अलग अलग किरदार हैं, दो अलग अलग बच्चे हैं। हम सबसे पहले पहली कहानी की बात करते हैं, जिस कहानी का मुख्य पात्र, जिस कहानी का मुख्य जो कह सकते हैं, जो कैसे हैं कि केंद्र बिंदु है, वो एक लड़का है जिसका नाम है शाहिब आलम। तो देखिए कहानी जो पूरी है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जो अनीश जंग हैं वो अपने आसपास, अपने घर के आसपास बहुत सारे बच्चों को जो है अक्सर कूड़ा बीनते हुए देखती हैं। जैसा कि हम भी अपने आसपास बच्चों को कूड़ा बीनते हुए देखेंगे कि वो फटे पुराने से कपड़ों में कंधे पर एक बड़ा सा बोरा टांगकर, जो बोरा लगभग उनके शरीर से भी हैवी होता होगा, उनके शरीर से भी बड़ा होता होगा, उसे लेकर सुबह सुबह आप गलियों में आमतौर पर कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देख सकते हैं। तो अनीश जंग अक्सर ऐसे बच्चों को देखती हैं अपने आसपास और वो उन बच्चों से बात करने की कोशिश करती हैं। अनीश जंग जब इस कहानी की बात कर रही हैं तो वो उस वक्त वो दिल्ली में है, और दिल्ली में वो जब इस तरह के कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देखती हैं तो अक्सर अनीश जंग अपने घर के आसपास ऐसे घूमने वाले बच्चों से बात करने की कोशिश करती हैं। तो अनीश जंग जो है जब उन बच्चों से बात करती हैं तो एक जो है आमतौर पर हम देखते हैं कि ये जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो अक्सर जो जूते और जो चप्पल हैं वो नहीं पहनते हैं। आजकल आपने देखा होगा शायद पहनते हो, लेकिन कुछ वक्त पहले ये था कि ये जो बच्चे, ये जो लोग हैं वो अक्सर बिना जूतों के, बिना चप्पलों के घूमते हैं, और ये अक्सर सुबह के टाइम दिखाई देते हैं और दोपहर होते होते ये विलुप्त से हो जाते हैं, गायब से हो जाते हैं।
तो अनीस जंग एक दिन अपने घर के पास जब ऐसे बच्चों को देखती हैं तो उनसे बात करती हैं। तो अनीस जंग उनसे बच्चों से पूछती हैं कि भाई तुम लोग जूते या चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उनमें से एक बच्चा जो जवाब देता है अनीस जंग को कि भाई हमारे पास जूते चप्पल तो हैं, लेकिन हमारी माँ उसे अलमारी के ऊपर रख देती हैं, सेल्फ के ऊपर रख देती हैं और उतार कर नहीं देती हैं। दूसरा एक बच्चा जो है जवाब देता है, उसका फेवर करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हमारी परंपरा, हमारा रिवाज है कि हम लोग बिना जूते चप्पल के ही कूड़ा बीनते हैं। अनीस जंग समझ जाती हैं कि जो बच्चा बात कह रहा है कि भाई हमारी परंपरा है, हमारा रिवाज है, वो दरअसल अपनी गरीबी को, अपनी जो दरिद्रता है या जूते चप्पल ना पहन पाने की जो आर्थिक क्षमता है उसे बचाने की, उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं बच्चा ये दिखाना नहीं चाहता कि उनके पास गरीबी है, इसलिए वो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। अनीस जंग जो है अक्सर इन बच्चों से जो है मिलती हैं और ये समझती हैं कि बच्चे जो हैं वो ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं। एक बार वो जो है इस बच्चे को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे कूड़ा बीनते हुए देखती हैं। तो इस बच्चे से कई बार मुलाकात होने के कई महीनों बाद अनीस जंग को इस बच्चे का नाम पता चलता है। एक बार अनीस जंग उससे पूछती हैं कि क्या तुम जो है स्कूल जाना चाहोगे। तो बड़ी खुशी से अनीस जंग, ये जो हमारा साहिब आलम है, वो कहता है कि हाँ ज़रूर जाना चाहूँगा। तो कहती है कि भाई अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो क्या तुम जाओगे। खुशी से कहता है कि हाँ भाई बना देंगे तो मैं स्कूल चला जाऊँगा। एक बार अनीस जंग के पास वो बच्चा जो भागते हुए आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल बनकर तैयार है। तो यहाँ अनीस जंग को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कहीं मैंने भी इन बच्चों से वो झूठा वादा तो नहीं कर लिया, जो झूठा वादा अक्सर जो सरकारें हैं या राजनीतिक लोग हैं वो इनसे कर बैठते हैं। कहीं जो मैंने बच्चे से कहा, हालांकि उसने मजाक में कहा कि अगर मैं स्कूल बना दूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे, लेकिन साहिब आलम उसे सीरियसली ले लेता है और उससे आकर पूछता है कि क्या आपका स्कूल बनकर तैयार है। और अनीस जंग इस बात पर अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस करती हैं कि उन्होंने इस बच्चे से झूठा वादा कर लिया है। कई महीनों की मुलाकात के बाद जब अनीस जंग उस बच्चे से उसका नाम पूछती हैं, साहिब से उसका नाम पूछती हैं, तो वो बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। अनीस जंग को बड़ी हैरत होती है, हैरानी होती है कि ये जो बच्चा जिसका जो जीवन है वो गरीबी में, दरिद्रता में बीत रहा है, जो कूड़ा बीनकर अपना जीवन यापन करता है, उसका परिवार जीवन यापन करता है, ऐसे बच्चे को शायद ये पता भी ना होगा कि उसके नाम का मतलब उसके काम से बिल्कुल विपरीत है। उसके नाम का मतलब है साहिब आलम, यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इस दुनिया का, जहाँ का मालिक। अनीस जंग जो है उससे पूछती हैं कि भाई जो है तुम्हारी इच्छा क्या है। तो अनीस जंग से जो साहिब आलम है, जो कूड़ा बीनने वाला बच्चा है, वो अपनी सपना या अपनी जो है विश रखता है कि मेरा सपना है कि मैं अपने एक जोड़ी जूते खरीदूं। इस बच्चे की बात सुनकर अनीस जंग को अपने गांव में किसी एक जो है मंदिर में एक पुजारी की याद आती है कि एक मंदिर में एक पुजारी हुआ करता था, अब से करीब 30 साल पहले। उस मंदिर में जो पुजारी था वो उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा डेली जब मंदिर में प्रेयर करने जाता था तो वो एक जोड़ी जूते की मांग करता था भगवान से। अब जब 30 साल बीत चुके हैं तो उस मंदिर में अब एक दूसरा पुजारी है जो उस मंदिर के पीछे की तरफ रहता है। उसके यहाँ प्लास्टिक की जो है लाल कलर की चेयर पड़ी हुई हैं। अनीस जंग जब वहाँ 30 साल बाद गई तो देखती हैं कि एक 30 साल पहले जो बच्चा जूते मांगने की प्रार्थना कर रहा था भगवान से, अब जो है उसी जगह पर, उस स्थान पर एक नया पुजारी है। नया पुजारी जो है वहाँ बैठा हुआ है और उसका जो बच्चा स्कूल से भागते हुए आता है, अपना बैग फेंकता है और उसके पास जूते भी हैं, जुराब भी हैं। तो ऐसा लगा उसको देखकर कि जैसे उस बच्चे का जूते पहनने का सपना पूरा हो गया हो। इत्तेफाकन हम जब यहाँ बात कर रहे होते हैं तो अनीस जंग कहती हैं कि ये जो पुजारी आज इस मंदिर में है, ये वही बच्चा है जो 30 साल पहले मंदिर के बाहर खड़ा होकर एक जोड़ी जूते के प्रार्थना भगवान से क्या करता था। अब उसका बच्चा जूते पहन के घूम रहा है और ये शायद जो पुजारी जो बच्चा था 30 साल पहले वो जूते ही मांगता था, अब वो भी जूते पहनने में सक्षम है। तो उन लोगों की जूते पहनने की जो इच्छा है, जो विश है, वो पूरी हो गई है, लेकिन शायद साहिब आलम की इस तरह की जो इच्छा है कभी पूरी ना होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़कर अनीस जंग जो है साहिब आलम के परिवार के बारे में बात करती हैं। तो देखिए, साहिब आलम दिल्ली के सीमापुरी में रहता है और सीमापुरी दिल्ली का एक बहुत बड़ा स्लम है, एक बहुत बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका है। इस स्लम में यानी सीमापुरी में रहने वाले अधिकांश जो परिवार हैं वो 1971 में 1971 में बांग्लादेश से कह सकते हैं कि पलायन करके शरणार्थी के तौर पर भारत में आए हैं और ये लोग आकर दिल्ली में ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में बस गए हैं। और अनीस जंग आगे कहती हैं कि ये जो लोग हैं जो सीमापुरी में बसे हुए हैं, इनसे जब बात करने की कोशिश अनीस जंग करती हैं तो उनकी माँ बताती हैं कि जब बांग्लादेश में वो लोग थे तो वहाँ पर उनके हरे भरे खेत थे, नदियाँ थीं, हरे भरे मैदान थे, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीवन को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उन्हें बांग्लादेश से भारत में आकर इस स्थिति में, इस हालात में रहना पड़ा। अब अनीस जंग आगे और बात करती हैं, जब इन लोगों से बात की जाती है कि जो कूड़ा ये लोग बीनते हैं,
या जो भी पूरे दिन में इकट्ठा करते हैं वो इनके लिए क्या है। तो एक तरफ जहाँ पर इनके परिवार के लिए जो कूड़ा है वो उनका रोज़गार है, उनकी आमदनी है, उनके सर की छत है, उनका सब कुछ है। वहीं बच्चों के लिए, जो कूड़ा बीनने वाले उन परिवारों के बच्चे हैं, उनके लिए जो कूड़ा है वो इससे थोड़ा सा बढ़कर और भी कुछ है। क्या है कि इस कूड़े मतलब इस समाज के या इस कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो कूड़ा है वो एक सोने की तरह है, उनके लिए रुपए की तरह है। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। अब यहाँ पर ये लाइन जो है सार्थक होती है अनीश जंग से, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे कहते हैं कि कभी कभार हमें कूड़े में जो है रुपए का सिक्का मिल जाता है या कभी कभार 10 का नोट भी मिल जाता है। और जब किसी बच्चे को 1 रुपया या जो है 10 का नोट कूड़े के ढेर में मिलता है तो उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो मतलब उत्साह है कूड़े को कुरेदने का, ढेरों को उधेड़ने का, वहाँ से ढूंढकर कुछ भी कूड़ा निकालने का, वो बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनीश जंग से वो जो बच्चे हैं उस तरह की बात करते हैं। इसके बाद ये जो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और अनीश जंग बात करते हैं कि एक दिन वो साहिब आलम को, यानी उस बच्चे को रोड साइड जो है एक कंधे पर कनस्तर रखकर, कनस्तर जो अक्सर हम तेल की टीन देखते हैं, एक कंधे पर दूध का कनस्तर रखकर जाते हुए देखती हैं। अनीश जंग उससे पूछती हैं साहब से कि क्या तुम जो है अब कुछ और करते हो। अनीश जंग से साहिब आलम कहता है कि वो अब रोड साइड जो एक टी स्टॉल है, चाय की दुकान है, वहाँ पर काम करता है। वो आदमी उसे 800 रुपये महीना देता है और साथ में जो खाना पीना है वो भी देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो साहिब आलम की जो चेहरे की चमक है वो कहीं ना कहीं खोई हुई दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं मुरझाई हुई दिखाई देती है। और अनीश जंग समझ जाती हैं कि क्योंकि इसको साहिब आलम को अब जो दूध का कनस्तर है वो कूड़े के बोरे से भी ज़्यादा, कूड़े के ढेर से भी ज़्यादा भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक साहिब आलम कूड़ा बीनने का काम करता था वो अपनी मनमर्जी का मालिक था, अपना खुद का स्वामी था, अपना खुद का मालिक था। लेकिन अब जो उसके कंधे पर जो दूध का कनस्तर रखा है वो कनस्तर किसी और का है। अब साहिब आलम किसी का गुलाम है, किसी का नौकर है, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। इस तरह की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन गार्बेज। तो एक छोटी सी कहानी जिसकी हम समरी की बात कर रहे हैं। इसके बाद अनीश जंग ने इसी चैप्टर में एक दूसरी कहानी लिखी है और कहानी है एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखने वाले लड़के मुकेश की। पहली कहानी दिल्ली के सीमापुरी की है और जो दूसरी कहानी है वो उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद की है। कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है कि एक बच्चा छोटा सा जो है, जिससे जब अनीश जंग बात करती हैं वो कहता है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए मुकेश के जो चेहरे पर चमक है, मुकेश के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो देखते बनता है। अनीश जंग जो है इस बच्चे के जो सपने को मतलब जो है भांपते हुए कहते हैं क्या तुम एक हवाई जहाज़ नहीं उड़ाना चाहते हो। तो जो मुकेश है वो कहता है कि नहीं, मैं ज़मीन से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और मेरा सपना एक मोटर मैकेनिक बनने का है, एक कार ड्राइव करने का है। जो अनीश जंग है वो उस बच्चे के साथ जो है उसके जीवन को, उसकी जीवन दशाओं को जानने के लिए जब उसके घर जाती है, उसके साथ बढ़ती हैं, तो बहुत सारी गंदी मतलब टूटी फूटी बस्तियों को पार करते हुए वो लोग एक घर के बाहर जाकर ठहरते हैं। और ये जो मतलब जगह है ये उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद में जगह पड़ती है, जहाँ के लगभग सभी लोगों का जो व्यवसाय है, ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों का व्यवसाय है वो बैंगल मेकिंग है, वो चूड़ी बनाने का काम है। यहाँ का जो हर परिवार, लगभग हर परिवार चूड़ी बनाकर ही अपना जीवन यापन करता है, अपनी रोजी रोटी कमा पाता है, अपना पेट भर पाता है। ऐसे ही एक परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा है मुकेश। और अनीश जंग जो है जब मुकेश का केस को साथ लेकर उसके घर जाती हैं तो बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ, खुले नाले, पतली सी संकरी सी गलियाँ, टीन टप्पर पड़ी हुई जो बस्तियाँ, यानी एक स्लम में मुकेश के साथ साथ उसके पीछे जाती हैं और जाकर एक दरवाजे के बाहर रुकती हैं। जो दरवाज़ा एक अर्धनिर्मित से टूटे फूटे घर का है, जिसके ऊपर या तो इस पूरी बस्ती में टीन डली हुई है या काली पिन्नी से बनी हुई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो अस्थायी मकान है वो सब हैं। और जब ये पहुँचती हैं अनीश जंग मुकेश के घर तो वो लात मार का अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। घर भी वैसा कि दरवाज़ा जिसको उठाकर साइड में रख दिया जाए, जो हम बस्तियों में देखते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में हम देखते हैं, वैसा घर मुकेश का है। घर के अंदर एंटर होती हैं तो एक बहुत ही अल्प आयु की जो जिसे हम स्त्री कहें या लड़की कहें, वो घर में खाना बनाने की तैयारी कर रही है और चूल्हा फूंक रही है फूंकनी से। वो जो दरअसल जो जिसे हम बच्ची या थोड़ी सी कम उम्र की लड़की के तौर पर हम देख रहे हैं, वो अक्सर जो है दरअसल मुकेश की भाभी हैं। मुकेश के बड़े भाई की शादी हो चुकी है, अल्पायु में ही हो चुकी है, तो वो अक्सर जो लड़की है वो छोटी सी उम्र की है लेकिन वो घर की बहुरानी कहलाती है। इसके बाद वो धूल भरी हुई या धुंध भरी हुई आंखों से उनका स्वागत करती है, अभिवादन करती है। घर में फर्श पर एक थाली में
कटी हुई सब्जियां पड़ी हैं, घर में दादी माँ है मुकेश की। और जब घर में मुकेश के दादाजी मुकेश के पिताजी यानी कि उस बहू के ससुर जी एंटर होते थे, ट्रेडिशन है यूपी में कि जब भी बड़े बुजुर्ग घर में दाखिल होते हैं तो घर की महिलाएं अपने आप को संभाल लें, या फिर जो घर की महिलाएं हैं वो जो भी कुछ भी काम कर रही हों वो घूंघट पल्ला कर लें, इसलिए खास खकार कर वो लोग घर में प्रवेश करते हैं। तो मुकेश के जब पिताजी घर में एंटर होते हैं तो घर की जो बहू है यानी मुकेश की भाभी, वो अपना पल्ला जो है घूंघट करते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है और घर जो है बाकी कामों में लग जाती है। मुकेश की दादी माँ भी अभी जो है ज़िंदा हैं, और मुकेश की दादी माँ कहती है कि हमारे जो हमारा जो लड़का है यानी मुकेश के पिताजी हैं, वो उसके कर्म है कि वो ऐसे स्थितियों में ऐसे हालातों में जी रहा है, क्योंकि इसे चूड़ी बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता। और चूड़ी बनाने से ये लोग केवल इतना कमा पाते हैं जिससे 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर पाएँ, बंदोबस्त कर पाएँ। इसके अलावा जो इसके मुकेश के पिताजी हैं वो ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, उनकी शिक्षा पूरी करा पाए, और ना ही उन्हें जो है जीवन में कभी कोई अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा या अच्छा कोई घर मकान बनाकर दे पाए। और हालांकि जो मुकेश के पिताजी हैं वो इससे पहले एक दर्जी का काम किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने दर्जी का काम छोड़कर चूड़ी बनाने का जो काम था वही शुरू कर दिया। और उनकी बस्ती में जहाँ वो रहते हैं लगभग हर परिवार में हर व्यक्ति चूड़ी बनाने का ही काम करता है। एक अन्य घर में एक छोटी सी बच्ची सविता, जिसने लाल रंग की पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और वो चूड़ी बनाने का काम कर रही है। अक्सर घर के जो सभी लोग हैं, घर के जो छोटे बड़े सभी हैं, वो चूड़ी बनाने के काम में लगे रहते हैं। पिघला हुआ कांच लेकर आया जाता है और चूड़ी बनाकर जो वहाँ के उद्योगपति हैं, वहाँ के साहूकार हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, उन्हें दी जाती हैं। और इन चूड़ी बनाने वाले लोगों को बहुत ही कम वेतन, बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, जिससे ये अपने 2 वक्त का जो खाना है वो भी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। तो आगे बात की जाती है कि सविता जो छोटी सी बच्ची है, मतलब उसकी उंगलियां चूड़ी बनाने में बड़े फर्राटे से चल रही हैं। उसके जो मतलब हाथों की उंगलियां हैं वो मशीन की तरह काम कर रही हैं। लेकिन सविता जो बच्ची है उसे शायद ये पता भी नहीं है कि बड़ी होकर जब उसकी शादी होगी तो यही जो चूड़ियाँ हैं वो उसके हाथों की शोभा बढ़ाएंगी। हालांकि जो चूड़ियाँ हैं वो भारतीय संस्कृति में, भारतीय कल्चर में बहुत ही महत्व रखती हैं। एक सुहागन के लिए, एक सुहागन की शोभा होती हैं चूड़ियाँ। जब उसकी शादी होती है तो हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है, हाथों में चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं और सिंदूर से उसकी मांग भरी जाती है। और ये विवाह परंपराएं भारत में हैं। तो एक सुहागन स्त्री के लिए चूड़ियों का जो महत्व है शायद इन चूड़ी बनाने वाले लोगों को ना पता हो, और अगर पता होता तो इनकी जो मजदूरी है, इनकी जो दिहाड़ी है उस मजदूरी पर ये लोग काम शायद ना कर पाते। एक अन्य महिला है जिनकी बात करते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी भरपेट ढंग से खाना भी नहीं खाया। एक बार को उन्होंने ढंग से भरपेट खाना भी नहीं खा पाई हैं। अक्सर जो पुरुष हैं वो इस तरह की स्थितियों में काम करते हुए उन्हें सांस की या आँखों की जो है समस्या हो जाती है, आँखें चली जाती हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी आयु जो है औसतन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इनके यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ डिसीज़, कुछ जो बीमारियाँ श्वास की वजह से, बहुत हाई टेम्परेचर पर काम करने की वजह से, या पिघले हुए कांच के आसपास रहने की वजह से जो आम सी सामान्य सी बीमारियाँ हैं वो यहाँ के लोगों को हो जाती हैं। इसके बाद अनिश जंग यहाँ से निकलकर यहाँ के चौपालों पर, जो नुक्कड़ों पर जो लोग रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करती हैं। उनसे कहती हैं कि अगर आप लोगों को इतने कम वेतन पर, इतनी कम मजदूरी पर चूड़ी बनाने का काम करना पड़ता है तो आप लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते, आप लोग संगठन वगैरह क्यों नहीं बना लेते। तो वहाँ के जो युवा जो वहाँ इकट्ठा होते हैं वो अनिश जंग को जवाब देते हैं कि अगर इससे पहले किसी ने ऐसी कोशिश की है तो यहाँ के साहूकारों ने, व्यापारियों ने उस व्यक्ति पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया, क्योंकि यहाँ के राजनेता, यहाँ की पुलिस यहाँ के व्यापारियों के पक्ष में होती है, यहाँ के व्यापारियों के अनुसार काम करती है। इसीलिए संगठन बनाकर इस तरह की स्थितियों का विरोध करना किसी के लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो या तो उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा या फिर उस पर कोई भी आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया जाएगा। अनिश जंग यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनका अवलोकन करते हुए, वहाँ की दशाओं को देखते हुए ये निष्कर्ष निकालती हैं कि ये दोनों ही बस्तियाँ, यानी दिल्ली का सीमापुरी जहाँ के अधिकांश बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, और फिरोज़ाबाद का उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का फिरोज़ाबाद जहाँ पर चूड़ी बनाने का काम किया जाता है, ये दोनों ही स्थितियाँ इतनी अल्प जो है सुविधाओं में हैं, इतनी अभावों में हैं कि जहाँ के लोग वहाँ के बच्चों को अपनी मूलभूत सुविधाएं, जो मूलभूत उनकी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरे करने में सक्षम नहीं होते, इतने लायक नहीं होते कि उनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। और दोनों ही बस्तियों में ये हाल है, ये आलम है कि यहाँ के रहने वाले बच्चों के जीवन से जो उनकी खुशियाँ हैं, उनका बचपन है वो खो चुका है। और इन दोनों ही कहानियों का एक संयुक्त पाठ बनाया अनिश जंग ने, नाम दिया लोस्ट स्प्रिंग, खोया वसंत, जिसमें इन्होंने बड़े विस्तार से बात की है, 2 अलग अलग उदाहरण लेकर, 2 स्थितियाँ लेकर कि कैसे इन बच्चों के जीवन से वसंत यानी
खुशियाँ खो चुके हैं, यानी कि जो उत्साह है वो खो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये जो स्टोरी है हमारी लोस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीश जंग, आपको बड़े संक्षिप्त में, बड़े जो है शॉर्ट में समझ आई होगी और इस चैप्टर की जो भी प्रश्न होंगे आप परीक्षाओं में कर पाएंगे। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स की जो भी चीज़ें, जो भी चैप्टर हैं हिंदी और इंग्लिश के, उनकी शॉर्ट समरी हम लेकर आते रहेंगे और आशा है कि आप जो है ये जो समरी है वो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।